तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक आए हैं वीडियो नंबर 6 और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो जैसे कि आपको पता है हमारे एचपीएससी कोर्स की सीरीज की वीडियो नंबर 6 है। तो आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर, उसका नाम है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। जैसे कि आपको पता है, जब भी आप मार्केट में कोई भी एयर कंडीशनर खरीदने जाते हो तो वहाँ पे जो कहते हो, वहाँ पे कहते हो कि मुझे 1 टन का एसी चाहिए, 2 टन का एसी चाहिए या 3 टन का एसी चाहिए। तो एक टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या है, टन है क्या, इसको आज समझने की कोशिश करेंगे एकदम आसान भाषा में। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप समझते हैं कि टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या है बाय डेफिनेशन से। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या है, देखो यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन दिखा रखी है कि हमारे टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन है वो होता क्या है। तो मैंने क्या कहा है, तो अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब और एक्सट्रैक्टेड बाय 1 टन ऑफ आइस टू मेल्ट कंप्लीटली इन 24 आवर्स। ठीक है, अब इसको हिंदी में समझते हैं कि 1 टन आइस जितनी हीट को ऑब्जर्व या एक्सट्रैक्ट करेगी इन 24 आवर्स के अंदर, उसको हम कहते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। एक तरीके से दूसरी आसान भाषा में हम समझ सकते हैं कि हमारी जो 1 टन आइस है जितनी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है 24 आवर्स के अंदर, उसको हम कहते हैं टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझा है कि हमने यहाँ पे 1 टन आइस लिया है, ठीक है, उसके ऊपर लेटेंट हीट अप्लाई हुआ है। लेटेंट हीट वो हीट होती है जो कोई भी सब्सटेंस होता है उसका फेस को चेंज करता है, बट टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो हमें पता है जो आइस की लेटेंट हीट होती है वो कितनी होती है, 336 किलो जूल पर केजी। तो वो आइस मेल्ट होकर किस में हो जाएगी, वाटर में हो जाएगी 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, तो उस 24 आवर्स के अंदर वो जितनी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है या जितना हीट को वो ऑब्जर्व करता है, वो उसका होता है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, आप समझते हैं जो हमारा 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है उसको एयर कंडीशनिंग की टर्म में हम समझते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। कि सपोज करो यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है, रूम 1 में हमने आइस रख दिया है 1 टन का, रूम 2 में हमने एक एयर कंडीशनर लगा दिया है 1 टन का। यानी कि 1 टन आइस जितना कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर, उतना ही हमारा जो 1 टन का एयर कंडीशनर होता है उतना ही वो कूलिंग प्रोड्यूस करता है 24 आवर्स के अंदर। तो बेसिकली हमने क्या किया है, उस 1 टन, पहले के टाइम में क्या होता था, हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते थे, हम आइस को यूज करते थे। अब उसको हमने रिप्लेस कर दिया हमने अपने एयर कंडीशनर के। तो ये हमारा होता है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन इन टर्म्स ऑफ एयर कंडीशनर। ठीक है, तो आसान भाषा में क्या समझते हैं कि एक टन का आइस जितना कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है 24 आवर्स के अंदर, उतना ही कूलिंग इफेक्ट हमारा 1 टन का जो एयर कंडीशनर होता है वो हमें देता है। तो आगे चलते हैं वीडियो में। तो यहां मैंने आपको दिखा रखा है कि हमें अगर किसी भी एयर कंडीशनर का कूलिंग इफेक्ट कैलकुलेट करना है तो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने आपको बताया है, जो लेटेंट हीट होती है 1 केजी ऑफ आइस कितना होता है, 336 किलो जूल पर केजी होता है। ठीक है, यानी कि 1 केजी का इतना होता है, तो 1 टन अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं हम कितना, 1000 के आसपास। उससे कम होता है 907 किलो होता है 1 टन बेसिकली, लेकिन कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम यहाँ पे 1000 केजी दे के चलते हैं। ठीक है, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, 3,36,000 किलो जूल लेटेंट हीट प्रोड्यूस करता है कौन, हमारा 1 टन का जो आइस होगा। ठीक है, अगर इसी को हमें कैलकुलेट करना है कि वो 1 घंटे के अंदर कितना कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो उसको हमें क्या करना है, इस 3,36,000 को 24, क्योंकि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स से डिवाइड कर दोगे तो 1 घंटे में एक कूलिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस करता है वो कितना करेगा, 14,000 किलो जूल पर आवर। ठीक है, इसी तरीके से अगर कूलिंग इफेक्ट हमें मिनट्स में निकालना है कि 1 मिनट के अंदर कितना प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हमें पता है आवर्स पे कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो क्या करना है, हमें उस 14,000 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा इन मिनट में, 233.33 किलो जूल पर मिनट, यानी 233.33 किलो जूल पर मिनट। अगर उसी चीज को हमें सेकंड में निकालना है तो सेकंड में, जैसे मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो इसको फर्दर हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तब हमारा जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा कितना,
3.88 किलो जूल पर सेकेंड, यानी कि जो हमारा 1 टन का आइस है वो 3.88 किलो जूल कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है 1 सेकेंड के अंदर। तो ये हमने समझा कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक तरीके बेसिक था कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसको आगे वीडियो में हम इसको एकदम स्टैंडर्ड वे में समझेंगे कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप समझते हैं कि हम जो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है किस तरीके से हम कैलकुलेशन पर्पस में हम यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है, अगर उसकी कैलकुलेशन करनी है तो कैसे करनी है, यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि 1 kg की जो लेटेंट हीट होती है कितनी होती है, 336 होती है। अगर उसको हम 1000 किलो जूल यानी 1000 kg कह सकते हैं किलो से, क्योंकि 1 टन के अंदर आइस कितनी होती है 1000 अप्रोक्सीमेट होती है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि हमें 1 आवर्स की निकालनी है तो उसको 25 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसे जब कैलकुलेट किया था हमारा कितना आया था, इसको जब कैलकुलेट किया था तो हमारा आया था 14000 किलो जूल पर आवर आ गया था। ठीक है, अगर इसी चीज को हमें क्या निकालना है, मिनट में निकालना है, तो उसको हम क्या करते हैं, जो हमारा 14000 आएगा उसको फर्दर हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट में आ जाता है। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मिनट में वो कितना आता है, 233.333 किलो जूल पर मिनट आता है। अगर इसी को हमें सेकंड में निकालना है तो कितना आता है, 3.8889 किलो जूल पर सेकंड आता है। ठीक है, लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड यूज करते हैं। तो अगर हमें 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन हम जो कैलकुलेशन पर्पस में लेते हैं वो कितना लेते हैं, 12600 किलो जूल पर आवर लेते हैं। इन मिनट में लेते हैं वो 210 किलो जूल पर मिनट देते हैं। ठीक है, और इन सेकंड में लेते हैं वो कितना आता है, 3.5 किलो जूल पर सेकंड। तो ये जो कैलकुलेशन पर्पस की हम यूज करते हैं ये हमारे स्टैंडर्ड होते हैं। जहां पे भी हमें टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का यूज करना है तो वहां पे हम इसी वैल्यू को यूज करना होता है। तो जैसे कि आपको बता दिया था कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व, यानी 1 टन आइस कितनी हीट को ऑब्जर्व करती है 24 आवर्स के अंदर, उसको हम कहते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो उसको समझते हैं, अगर 1 टन है तो मतलब वो 24 आवर्स के अंदर 1 टन के बराबर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो 2 टन है, यानी कि 1 टन आइस जितनी कूलिंग इफेक्ट 24 घंटे में देता है तो वो उतनी ही कूलिंग इफेक्ट सिर्फ 12 घंटे के अंदर दे सकता है। ठीक है, अगर 3 टन है यानी कि 3 टन का ऐसी है तो मतलब जितनी 1 टन का एयर कंडीशनर 24 आवर्स में कूलिंग इफेक्ट देता है उतनी ही वो कूलिंग इफेक्ट कितने, सिर्फ 8 घंटे के अंदर हमें दे सकता है। अगर वो हाफ टन का है तो मतलब डबल हो जाएगा, जितनी वो कूलिंग इफेक्ट 24 घंटे में देता था अब वो कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि हमने हाफ कर दिया, टन क्या कर दिया हमने हाफ कर दिया, तो वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, 48 आवर्स लगता है। ठीक है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन हम जो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, किसी भी स्पेस या किसी भी रूम का हमें टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कैलकुलेट करना है तो वहां की जो सेंसिबल हीट होती है और जो लेटेंट हीट होती है उसको ऐड करने के बाद जितनी हीट आती है वो वहां का टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कुछ कन्वर्जन दिखा रखे हैं। अगर 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का हमें BTU पर, BTU क्या होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, उसमें कन्वर्ट करना है तो 1 TR हमारा इक्वल होता है 12,000 BTU पर आवर में। अगर इसी को हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो किलोवाट कितना होता है, 1 टन इक्वल होता है 3.517 किलोवाट के। अगर इसी को हमें HP में कन्वर्ट करना है तो कितना होता है 4.7 HP। अगर इसी को हमें कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो कितना होता है 3034 किलो कैलोरी पर आवर। यानी कि जितने भी अभी हम मार्केट में एयर कंडीशनर खरीदने जाते हैं, जरूरी नहीं वहां पे TR लिखा हो, कहीं पे क्या होता है BTU में लिखा होता है, कहीं पे किलोवाट में लिखा होता है, कहीं पे HP में लिखा होता है, कहीं पे कैलोरी इस फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, मतलब कि अगर आपके एयर कंडीशनर में 12,000 BTU पर आवर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो 1 टन का रेफ्रिजरेशन है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, या 1 टन का वो एयर कंडीशनर है। अगर वहां पे आपका 3.517 किलोवाट लिखा है तो वो भी क्या है 1 टन का एयर कंडीशनर है। अगर वहां पे आपका 4.7 HP लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी क्या है कि वो जो एयर कंडीशनर है वो कितने टन का है, 1 टन का है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो भी एयर कंडीशनर है वो कितने टन का है। तो अब हम समझते हैं जो हमारा टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है उसको हम कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो हम यहाँ पे MKS सिस्टम और FPS सिस्टम में समझेंगे। पहले बात करते हैं MKS सिस्टम में।
तो जो MK सिस्टम में जो 1 टन होता है वो कितना होता है 907 kg होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड होता है, फिक्स होता है कि 1 टन का मतलब कितना है 907 किलो। हमें पता है इसके अंदर जो 1 kg के अंदर जो लेटेंट हीट होती है इन टर्म्स ऑफ MKS कितनी होती है 80 किलो कैलोरी पर kg होती है। उसी तरीके से अगर हमें एक दिन के अंदर की कूलिंग निकालनी है, कूलिंग इफेक्ट निकालना है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना आ जाता है 72,000 किलो कैलोरी पर डे, यानी इतना वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा पूरे दिन में 24 आवर्स में। अगर इसी को हमें 1 घंटे का निकालना है तो 24 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3,000 किलो कैलोरी पर आवर आ जाता है। अगर इसी को हमें मिनट में निकालना है तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब इसी को हमें सेकेंड में निकालना है तो क्या करना है, इसको भी फर्दर हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाता है 0.83 किलो कैलोरी पर सेकेंड। ये हमारा होता है MK सिस्टम में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम FPS सिस्टम में। तो FPS सिस्टम में जो हमारा 1 टन होता है वो इक्वल होता है 2000 पाउंड के। उसका जो लेटेंट हीट होता है 1 पाउंड का वो होता है 144 BTU पर पाउंड। अगर इसका पूरे दिन का निकालना है तो कितना आ जाएगा 2,88,000 BTU पर डे आ जाएगा। अगर इसी को हमें 1 घंटे का निकालना है तो उसको 24 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 12,000 BTU पर आवर आ जाएगा। अगर उसी को हमें फर्दर मिनट्स में निकालना है फिर 60 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 200 BTU पर मिनट आ जाएगा। और इसी को फिर हमें सेकंड में निकालना है तो 200 को फिर 60 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 3.33 BTU पर सेकेंड। इस तरीके से हम MK सिस्टम और FPS सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को। तो हेलो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसपे आपको पता है अगर आपको मार्केट में जाना है कोई भी एयर कंडीशनर खरीदने तो आप उसका किस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं मार्केट पे जाके। तो चलिए इसको पूरा समझते हैं कि अगर आपका जो जिस साइज के लिए मतलब जहाँ का आपका स्पेस है उसका साइज जो है अगर 80 स्क्वायर फीट है तो वहाँ के लिए जो आपका एयर कंडीशनर सूट करेगा वहाँ पे जो होता है 0.75 टन का अगर आप एयर कंडीशनर लगाते हो तो वहाँ पे बेस्ट कूलिंग होगी। अगर आपका रूम का साइज कितना है 120 स्क्वायर फीट है तो वहाँ के लिए आप 1 टन का एयर कंडीशनर लगा सकते हैं। अगर आपका रूम का साइज 190 स्क्वायर फीट तक है तो वहाँ पे आप 1.5 टन का एक एयर कंडीशनर लगा सकते हैं। अगर आपके रूम का साइज कितना है 300 स्क्वायर फीट है तो वहां के लिए आप क्या कर सकते हैं 2 टन का एयर कंडीशनर लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप सपोज कोई ऐसी बिल्डिंग में रहते हो जो 3 फ्लोर का, आप टॉप में रहते हो 3rd फ्लोर पे, तो या फिर आपका जो विंडो का साइज है वो कितना है 25 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, या फिर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर ज्यादातर टेम्परेचर कितना होता है 40 डिग्री से ज्यादा ही होता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है जो आपका एरिया का साइज है उसमें उसके 50% साइज को ऐड कर देना है। जैसे कि सपोज कीजिए आपका जो साइज आता है वो आता है 100 स्क्वायर फीट आता है, उसके अंदर क्या करना है आपको 50 स्क्वायर फीट ऐड कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा 150 स्क्वायर फीट हो जाएगा। यानी कि आपको जो एयर कंडीशनर खरीदना है वो 150 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग खरीदना है, यानी कि 150 के हिसाब से 1.5 टन का जो एयर कंडीशनर होगा वहां पे बेस्ट कूलिंग देगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि आपको अपने साइज के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे साइज कैलकुलेट करोगे और किस तरीके से आप अपना टन ऑफ रेफ्रिजरेशन निकाल सकते हो एयर कंडीशनर का, कि वहाँ के लिए कौन सा बेस्ट सूटेबल होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है आपको समझाने के लिए, जो हमारा रूम साइज होता है सपोज कीजिए उसकी हाइट कितनी है 10 फीट है, उसकी विड्थ कितनी है 10 फीट है, उसकी लेंथ कितनी है 10 फीट है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट लेना है जो आपका साइज होगा। तो क्या करना है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और उसको क्यूब रूट के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, तो जो उसका क्यूब रूट आएगा उसको डिवाइड कर देना है आपको 10 से। तो इस तरीके से हम उसका वहां का टन ऑफ रेफ्रिजरेशन निकाल सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला बता दिया है किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्चुअल कूलिंग इफेक्ट किसी भी स्पेस का निकालना है तो वो हम निकाल सकते हैं हीट लोड कैलकुलेशन से। तो ये हीट लोड कैलकुलेशन जो है आने वाली वीडियो में हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं अपने इस कोर्स के अंदर। तो प्लीज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।